बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। पिछले लेक्चर की में हमने गवर्नेंस की जीपीपी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की तीन इम्पोर्टेंट थ्योरीज पे डिस्कस किया था। दैट वाज कम्युनिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म एंड न्योलिबरलिज्म। उसका लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नेक्स्ट थ्योरी से पहले हमारे व्यूवर्स जो हैं वो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर गो थ्रू करें। आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट रीजनल चॉइस थ्योरी, रेगुलेशन थ्योरी, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड लिबर्टियन सोशलिज्म। अब हम देखते हैं इन थ्योरीज को वन बाय वन। जी, अगर हम रेशनल चॉइस थ्योरी के ऊपर बात करें तो रेशनल चॉइस थ्योरी पहला सवाल है क्या? तो रेशनल चॉइस थ्योरी है एक इंडिविजुअल पर्सन की जो रेशनैलिटी है, जो थिंकिंग है, उस पे सोसाइटी बिल्डअप होती है। कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को बनाने का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एक इंडिविजुअल सिटीजन है। एक इंडिविजुअल सिटीजन आगे आगे मिलकर एक सोसाइटी डेवलप करता है। तो इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी सोसाइटी की और किसी भी स्टेट की ओरिजिनलिटी के लिए। तो उसके लिए जैसी थिंकिंग इंडिविजुअल की होगी, एक सिंगल पर्सन की होगी, जैसी थिंकिंग एक पर्सन की रहेगी और वो आगे कंटिन्यू रहेगी, सोसाइटी वैसे ही डेवलप होगी। दैट इज बेसिकली रेशनल चॉइस थ्योरी। अब ये डेवलप कैसे होती है? ये डेवलप होती है सोशल मोबिलाइजेशन से। सोशल मोबिलाइजेशन में आपकी एजुकेशन आती है, आपके हेल्थ आते हैं, आपके कल्चरल फैक्टर हैं, डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की थिंकिंग प्रोसेस को इन्हेंस करती है, चेंज करती है और डेवलप करती है। तो रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर वो कहता है कि इंडिविजुअल्स आर अज्यूम्ड एज अ रेशनल एजेंट। जो रेशनल एजेंट वो किन चीज़ों के ऊपर होता है? वो चार चीज़ों के ऊपर, सॉरी तीन चीज़ों के ऊपर होता है। वन इज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि जो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके, उसी इंफॉर्मेशन को तोड़कर वो एक कॉन्सेप्ट जनरेट करेगा। उसके बाद सेकंड है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स, कि हिस्ट्री में होता क्या है। अगर किसी कंट्री की हिस्ट्री में कॉन्टिन्यूसली करप्शन नज़र आ रही है तो वो जो इंडिविजुअल एजेंट है, रेशनल एजेंट है, उसकी भी थिंकिंग वैसे ही डेवलप हो जाती है और उसका गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड थिंग है पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट, जिसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी कहा जाता है, कि जिस पर्सन को जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिस तरह के रिसीव होते हैं वो उस तरह के अपने थिंकिंग डेवलप करता है। उसके बाद रेशनल चॉइस थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल सोशल फिनोमिना। जो भी सोसाइटी के अंदर फिनोमिना होता है, रेशनल एजेंट उसको परसीव करता है और परसीव करने के बाद जब उस चीज़ को वो इंटेलेक्चुलाइज करता है, तो फिर इंटेलेक्चुलाइज करने के बाद वो उस चीज़ को, वो उस थिंकिंग को, वो उस बाय प्रोडक्ट को सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करके पेश करता है। इट एक्सप्लेन्स सोशल फैक्ट, इंस्टीट्यूशनल पैटर्न एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसके अंदर दो तरह की बात आ जाती है। एक आती है बाउंडेड रेशनैलिटी की। अब बाउंडेड रेशनैलिटी क्या है? बाउंडेड रेशनैलिटी इज द आइडिया दैट व्हेन इंडिविजुअल मेक डिसीजंस their rationality is limited by the information they have।
ये है बाउंडेड रेशनैलिटी कि हम अपना डिसीजन उस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे एक इंडिविजुअल रखता है, उसके ऊपर अगर वो इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो इंडिविजुअल की रेशनैलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, उसकी रेशनैलिटी मीन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो भी लिमिटेड हो जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर जो ग्रिप होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद कहते हैं जो इनबाउंड आउटबाउंडेड थ्योरी रेशनैलिटी होती है वो ये होती है कि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने पर्सनल नॉलेज के ऊपर नहीं करता, वो ओवरऑल दूसरे लोगों की से भी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद उसके ऊपर बात करता है। अब यहाँ पे रेशनल चॉइस थ्योरी को कहीं ना कहीं ओवरलैप किया जाता है न्यो लिबरलिज्म के साथ। न्यो लिबरलिज्म हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो न्यो लिबरलिज्म है ये बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके अंदर जो मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाता है, उसके उनके कामों के अंदर, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती। मार्केट इंस्टीट्यूशंस उसका जो भी रेगुलेशन है वो ऑटोनमस होता है, इंटरेस्ट जो है या उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो मार्केट खुद डिसाइड करती है। गवर्नमेंट सिर्फ उनको एक रेगुलेशन देती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक, लेजिस्लेशंस के मुताबिक आप इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुस्लिम सोसाइटी है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अल्कोहल नहीं, आप उसके बैन है, तो अल्कोहल रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, ये रेगुलेशन देती है। अच्छा, अगर आप इंडिया के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे बीफ के ऊपर कई स्टेट्स के अंदर बैन है, आप वहाँ पे वो नहीं कर सकते। तो डिफरेंट चीज़ें हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें आपको बैन नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ ये जो है वो गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ, और जो रेगुलेशन है वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है कि ये काम नहीं करना। अदरवाइज जो बिजनेसेस हो रहे हैं उनके अंदर गवर्नमेंट की किसी तरह की गवर्नेंस नहीं होती, ये न्यो लिबरलिज्म है। तो रेशनल चॉइस थ्योरी है कि हर पर्सन को रेशनैलिटी की बेस के ऊपर अपनी चॉइस करना, डिपेंडेंटली थिंकिंग करना, अपने डिसीजन करना, वो इस चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन जो है वो आज़ाद होता है। जब वो आज़ाद होता है तो वो अपने डिसीजंस भी आज़ादाना तरीके से कर सकता है, तो इसे कहते हैं रेशनल चॉइस थ्योरी। अगेन रेशनल चॉइस थ्योरी को एक और एंगल से डिस्क्राइब करता हूँ कि रेशनल, देखें एक सोसाइटी होती है, ये कम्युनिटी से उलट है। अगर ये न्यो लिबरलिज्म जो रेशनल चॉइस थ्योरी है अगर ये न्यो लिबरलिज्म के साथ ओवरलैप कर रही है तो ये कम्युनिटेरियनिज्म से डाइवर्ट अपोजिट भी है। कम्युनिटेरियनिज्म में क्या कहते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म में है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है जो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए बेहतर होता है, जिसके अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के ऊपर बात की कि ये हर किसी के लिए बेहतर है, मेजॉरिटी के लिए बेहतर है, तो उसके ऊपर काम किया जाए, दैट इज़ कम्युनिटेरियनिज्म। बट रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर है अगर कम्युनिटी के अंदर 70% हैं, अगर वो कोई काम करना चाह रहे हैं और बाकी 30% पर्सन नहीं करना चाह रहे, तो जो बाकी 30% पर्सन हैं कम्युनिटेरियनिज्म में वो भी कम्युनिटी के साथ चलेंगे, मजबूरी है उनकी। रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर वो 30% जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनमस हैं, वो अपना डिसीजन कम्युनिटी से हट कर भी कर सकते हैं, उनको उनकी इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। फोकस ऑफ न्यो लिबरलिज्म इज मार्केटाइजेशन, और जो रेशनल चॉइस थ्योरी है उसका जो फोकस होता है वो सिनेरियो के ऊपर होता है।
फोकस ऑन सिनेरियो कि कौन सी सिचुएशन किस सिचुएशन के ऊपर बेस कर रही है। Where institution and norms were honored even in the absence of higher authority to enforce them, कि जो रेशनल चॉइस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी उसका साथ देंगे अगर हायर अथॉरिटी नहीं भी है। मतलब इसके अंदर ये है कि हर इंडिविजुअल की राय जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर वो कहते हैं कि अगर किसी कंट्री के या स्टेट के स्टेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं अबाउट द आउटकम्स ऑफ वेरिड कोर्सेज ऑफ एक्शन फ्रॉम विच दे माइट चूज़, के जिस काम के लिए उन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन है तो वो अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस करेगा रेशनल चॉइस एक इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर। और अगर कोई और इंस्टीट्यूशन है, अगर गवर्नेंस का कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो दूसरे हिसाब से इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब हर इंस्टीट्यूशन जो स्टेबल इंस्टीट्यूशन होता है उसका इन्फ्लुएंस रेशनल चॉइस थ्योरी के पे होता है। अब रेशनल चॉइस थ्योरी जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। आपको उसको इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, इंडिविजुअल थिंकिंग के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, कम्युनिटी के अंदर कैटेगराइज भी किया जा सकता है। तो ये रेशनल चॉइस थ्योरी है कि हर इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल चॉइस है और वो इस इंडिविजुअल चॉइस को फुलफ़िल कर सकता है चाहे कम्युनिटी कहीं और हो। और वो अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरलिज्म वो अपनी ड्यूटीज़ के अंदर, अपने राइट्स के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी चॉइस के अंदर वो लिबरल है, वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम रेगुलेशन थ्योरी की बात करते हैं। तो रेगुलेशन थ्योरी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को रेगुलराइज करते हैं। रेगुलराइज कैसे किया जाता है? रेगुलराइज होता है कि आप रास्ता बताते हैं, आप रास्ता बताते हैं और उस रास्ते को देखकर जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं या आपकी मार्केट है स्टेट की, वो सारे उसी रास्ते के ऊपर काम करेंगे। अगर वो उस रास्ते से हटेंगे तो वो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड लॉज होंगे उनसे वो हट जाएंगे और उसके ऊपर उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो क्या है कि रेगुलराइजेशंस के अंदर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेगुलराइज किया कि ये, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलराइज किया कि बैंक के अंदर 17% इंटरेस्ट रेट होगा। अगर कोई बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को 18, 19, 20 या 15 या 16 के ऊपर लेकर चला जाता है तो वो उसके जो रेगुलर थ्योरी होती है उसको वो डिनाई करता है। और अगर वो उसको डिनाई करता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड टर्म से बाहर चला जाता है और उसके लिए उसके ऊपर क्या होती है? सज़ा होती है। अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन थ्योरी इज़ डिफाइंड एंड restriction for a choice activity by an entity not directly party or involved in the activity। मतलब क्या है कि आपने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना उसके अंदर। कोई फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सिक्योरिटी का बता दिया कि इतनी सोशल सिक्योरिटी है, आपने लेबर को इतने बेनिफिट्स देने हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो उनके अंदर बैठ जाएगा बंदा, ऐसा नहीं है। वो उनको रेगुलेशन दे देंगे और टाइम टू टाइम उनके ऊपर गवर्नेंस करेंगे। तो और उनको अगर वो चल रहे हैं तो अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं है तो उनको पनिश किया जाएगा डिफरेंट टर्म्स से। उसके बाद वो कहते हैं रेगुलेशन आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड गवर्नेंस इशूज। रेगुलेशन करती क्या है? करेक्ट सम मार्केट इम्परफेक्शन
एड्रेस सम एक्सटर्नैलिटी इश्यूज के जो, और ये इसको रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करने में ऑर्गेनाइजेशंस की, मार्केट की, इंस्टीट्यूशंस का खुद का भी फ़ायदा होता है कि अगर वो रेगुलेशंस के अंदर कोई काम कर रहे हैं और वो कोई काम नहीं हो पा रहा तो स्टेट फिर उनकी हेल्प, स्टेट की जो मशीनरी है वो उनकी हेल्प भी करती है। रेगुलेशन एट वो 3 तरीक़ों से कैटेगराइज की जाती है, इकोनॉमिक थ्योरी, कैप्चर थ्योरी एंड पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी क्या होती है? A view that regulation result when government is spurred into action either by the desire to promote social welfare। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर रेगुलेशन क्या होती है? किसी भी सोशल सेक्टर के अंदर कोई कंक्रीट एंड एग्जैक्ट रेगुलेशन अप्लाई करना, लॉ एंड रूल्स अप्लाई करना। उसके बाद कैप्चर थ्योरी क्या है? कैप्चर थ्योरी ये है कि अगर कोई उसके ऊपर जो जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने इंसिस्ट की हैं और जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे और मार्केट पे अप्लाई की हैं, अगर वो उन रिस्ट्रिक्शंस पे अमल नहीं कर रहा तो उनकी कैप्चर थ्योरी अप्लाई होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज टेंड टू टेक ऑन ओवर द इंटरेस्ट ग्रुप विच गवर्नमेंट इंटरवेन इज ओरिजिनली डिजाइन टू रेगुलेट। उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरी होती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है? इट स्टेट दैट गवर्नमेंट हैज़ इंटरवेन टू इंश्योर द फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम। अगर मार्केट फेल हो रही है तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेन करती है कि ऐसा आपकी क्या हो रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, क्या सप्लाई नहीं सही, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट नहीं ठीक, मार्केट जो है वो सिटीज़न फ्रेंडली नहीं है। तो इनके ऊपर फिर मार्केट जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इंटरवेन करती है और इकोनॉमिक गेन लेती है। अब यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस बताया गया है रेगुलेशन थ्योरी के अंदर कि पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, प्राइवेट इंटरेस्ट थ्योरी एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन थ्योरी के अंदर डिफरेंस क्या है। की फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लेजिस्लेचर्स इज़ द वो ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई कर दी, लेजिस्लेशन बना के दे दी, फिर वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर जो है वो उसको अप्लाई किया जाता है। इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है उसको डोमिनेंट ग्रुप वुड डिमांड रेगुलेशन ओनली व्हेन देयर इज थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल कंपटीशन। कि वो रेगुलेशन थ्योरी, जैसे मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि कई जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हेडक्वार्टर अगर किसी बड़े सिटी में होते हैं तो बाकी सिटीज़ के अंदर वो उसको रेगुलराइज करने के लिए किसी ना किसी को अपनी कंट्री के अपनी प्रोडक्ट के राइट्स देती है, और वो राइट्स फिर एक उस सिटी के अंदर किसी एक पर्सन के पास ही होते हैं। वो रेगुलराइज की जाती है। वो उसके लिए जो है वो दोनों कंपनी, फ्रेंचाइज़र एंड फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइज़र दे रहा है, प्रोडक्ट के राइट्स दे रहा है, वो भी बाउंड होता है कि वो किसी भी और कंपनी को इनके राइट्स नहीं देगा, और जो फ्रेंचाइजी है जो इनके राइट्स ले रहा है वो भी इस चीज़ का बाउंड होता है कि वो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। वो जिस कंपनी के राइट्स ले रहा है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की प्रोडक्ट को सेल करेगा। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलराइजेशन थ्योरी का, कि जो रेगुलेशन थ्योरी है ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के साथ अटैच होती है, कि कैपिटलिज्म के साथ बात करती है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स साहब, हमने मार्क्सिज्म पढ़ा है पिछले एक लेक्चर्स के अंदर, आप उसको सुने तो आपको मार्क्सिज्म क्लियर हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स साहब मार्क्सिज्म के अंदर बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर दो टाइप्स की क्लासेस हैं। वन इज़ बोर्जवा, सेकंड इज़ प्रोलिटेरिएट क्लास। बोर्जवा क्लास एक एलीट क्लास है जो सोसाइटी के मैक्सिमम रिसोर्सेज के ऊपर काबिज है। प्रोलिटेरिएट एक क्लास ज़्यादा पॉपुलेशन की क्लास है जो बोर्जवा क्लास की प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जिनको
प्रॉपर वेजेस एंड रिसोर्सेज अवेल नहीं होते, जिसकी वजह से एक इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है सोसाइटी के अंदर। तो कार्ल मार्क्स साहब कैपिटलिज्म के अंदर क्लास स्ट्रगल एंड इनकम अकमुलेशन या रिसोर्स अकमुलेशन की बात करते नज़र आते हैं, जिसके ऊपर रेगुलेशन थ्योरी कहती है कि रेगुलेशन थ्योरी एग्जामिन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस इन रिलेशन टू पॉसिबल ऑप्शंस to mask instabilities of different forms of capitalism। रेगुलेशन थ्योरी का क्या कहेगी? रेगुलेशन थ्योरी चीज़ों को रेगुलराइज करेगी, जो बोर्जवा क्लास है उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ देगी और उनको डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लीट करने की, गवर्नेंस करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम एक लेबर की मिनिमम सैलरी अगर कुछ रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बात करें तो एक लेबर की मंथली जो मिनिमम वेजेस हैं दैट इज़ 15,000, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 15,000 है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेबर की मिनिमम कॉस्ट को अचीव नहीं कर पा रही, 15,000 की जगह अगर वो 12,000 दे रही है, 14K दे रही है, तो वहाँ पे जाके फिर जो रेगुलेशन थ्योरी है वो वर्क करती है कि वो जो लेबर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जाएगा और वहाँ से जाके उनको इंसाफ मिलेगा। दैट इज़ बेसिकली रेगुलेशन थ्योरी विच इज़ रिलेटेड टू मार्क्सिज्म। अब रेगुलेशन थ्योरी मोस्टली अप्लाई कहाँ होती है? ये मोस्टली अप्लाई जो है वो सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर होती है, जहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन हो रही होती है। बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सोशल मोबिलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। दैट बोथ इज़ डायरेक्टली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ नज़र आते हैं, इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इन दोनों इंडिकेटर्स को अचीव किया है, सोशल मोबिलाइजेशन को भी अचीव किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव किया। अब फ़र्क ये है, किसी ने इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले अचीव किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से सोशल मोबिलाइजेशन को अचीव किया है। कुछ कंट्रीज़ ने पहले सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर वर्क किया और उसके बाद उसकी मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हुई। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन थ्योरी है वो फोर्डिज़म का कॉन्सेप्ट देती है। और फोर्डिज़म का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशंस के ऊपर बात करती है कि आप सब के लिए एक रेगुलेशन दें और सारे उसी के ऊपर वर्क करें। उसके बाद इंसेंटिव अकमुलेशंस का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ मैस प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व मैकेनाइजेशन, इंटेंसिफाइजेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ टास्क एंड यूज़ ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट रेगुलराइज करती है इन सारी चीज़ों को। और ये दो तरह की होती है रेगुलेशन। अब मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशन क्या होती है? इसके अंदर मोनोपोली होती है प्राइसिंग की, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। मैंने पहले आपको इस चीज़ की बात बताई कि मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशन क्या होती है कि आपने जिस तरह एक यूनियंस हैं, ताजर यूनियन है, किसी भी ट्रेड यूनियन है, जो डिफ़ाइन करती है कि आपने प्राइसेस क्या रखनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एनर्जी सेक्टर के ऊपर रहें तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ जो एनर्जी सेक्टर है वो एक प्राइस दे देता है, रेगुलराइज कर देता है कि जो भी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ हैं जो गैस को या ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं या इंपोर्ट करती हैं, उनकी मिनिमम इस स्टेज के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इससे ऊपर, मतलब मैक्सिमम जो भी प्राइसेस गवर्नमेंट का सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ओगरा है, अगर वो स्पेसिफिक और कोई दे देता है, फॉर एग्जांपल वो गैस के प्राइसेस दे देता है कि इस मंथ के अंदर स्पेसिफिक मंथ के अंदर जो गैस की प्राइसेस हैं वो 3000 से अबव सेल नहीं कर सकते, तो अगर वो कहीं पे भी 3000 से अबव सेल हो रही होती है तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली रेगुलेशन थ्योरी। अब रेगुलेशन थ्योरी
इंटेंसिव अकमुलेशन एंड मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशन के अंदर क्या बात करती है? अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन थ्योरीज, इंटेंसिव अकमुलेशन एंड मोनोपोलिस्टिक रेगुलेशन टेम्पोरेरली क्रिएटेड। अब क्या क्रिएट करती है? एक तो मैस प्रोडक्शन क्रिएट करती है, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि मिनिमम खर्चा करके, कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। विच लीड टू राइज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेड टू इंक्रीज वेजेस। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वेजेस भी ज़्यादा होंगे, वेजेस ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट जो है वो चीप होगी। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता चलूँ कि एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही दिन के अंदर एक मशीन के ऊपर प्रोडक्ट बनाती है 300, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मशीन पर डे बनाती है 150। अब देखें 300 के ऊपर जो लेबर है वो ज़्यादा लगेगी, बट कॉस्ट क्या, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बन गई, एनर्जी जो है वो तो लग रही है, ठीक है, तो कॉस्ट कम आएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी। उनकी प्रोडक्ट कम होगी, जब उसके ऊपर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट महंगी मिलेगी। दैट इज़ बेसिकली रेगुलेशन थ्योरी, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर बात करती है एंड मैस प्रोडक्शन की को इंश्योर करवाने की कोशिश करती है। अब एट द एंड रेगुलेशन थ्योरी क्या करती है? रेगुलेशन थ्योरी गेन डिक्रीज बिकॉज ऑफ सोशल एंड टेक्निकल लिमिट। ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो एक कंट्री की रेगुलेशन थ्योरी थी वो कंप्लीट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स जो हैं वो उसको चला रहे होते थे। यहीं पे हम एनर्जी की अगर बात कर लें तो एनर्जी सेक्टर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती हैं। इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल आपको रिसेंट जो इंसिडेंट है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है, आप उसके अंदर आपको नज़र आएगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हुई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? अब इससे अगर एक एक कंट्री जो है वो अपने कंट्री के अंदर प्राइसेस को रेगुलराइज करने की कोशिश करता है, तो इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है या इंटरनेशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, टॉपसी एंड टर्वी जो सिचुएशंस आती हैं इंटरनेशनल, उसमें आपकी जो रेगुलेशन थ्योरी है वो कहीं ना कहीं लैक पे चली जाती है। Globalization made the management of national economies increasingly difficult। कोई भी क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आई। अब कोविड-19 की सिचुएशन में जो एनर्जी प्राइसेस थी वो कम हो गई। अब उसके ऊपर प्रोडक्शन सेक्टर को लॉस हुआ। जब रशिया यूक्रेन टाइप का कोई क्राइसिस आता है और वो बढ़ जाती है प्राइसेस, फिर जो आपके सिटीजन्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। Therefore, need for a regulatory state emerge, a force which can further mask the instability of capitalism system, कि कैपिटलिज्म सिस्टम को रोका जाए ताकि जो इनकम इनइक्वलिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा बात ना हो सके और इनकम इनइक्वलिटी इंश्योर ना हो, क्योंकि इनकम इनइक्वलिटीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ते जाएंगे, क्राइम की सिचुएशन बढ़ती जाती है और बहुत बहुत सारे जो हैं वो सोशल इश्यूज जो हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेट हैज़ टू इंटरवेन विद रेगुलेशन टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर लॉन्गर फिजिबिलिटी ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम। अब रेगुलेशन थ्योरी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? रेगुलेशन थ्योरी शुड प्रोमोट फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद स्टेबल मोड ऑफ ग्रोथ होता है। उसके बाद अवेलेबल, जब आपकी प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, तो सिटीजन्स को बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट चीप होती है और इजीली अवेलेबल भी हो सकती है। तो मार्केट फ्रेंडली एंड मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी का रेगुलेशन थ्योरी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट एंड डायरेक्टली लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनलिज्म। इंस्टीट्यूशनलिज्म का हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसकी
एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ। आपको जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज नज़र आएंगे और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज नज़र आएंगे, उनके अंदर आपको जो मेजर डिफरेंस नज़र आएगा वो आपको इंस्टीट्यूशंस का नज़र आएगा। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स जो हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को अटैच करते हैं उस कंट्री की जियोग्राफी के साथ, कि उस कंट्री की जो जियोग्राफी है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होनी चाहिए, कि ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अच्छा, उसके बाद दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात की जाती है कि किसी भी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे वो उतने डेवलप्ड होंगे, एक ये बात की जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो यूथ है वो जितनी स्किलफुल होगी उतनी उनकी जो डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर, अब हम डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें, हम एक साइड पे जापान को रखते हैं और एक साइड पे आप किसी भी लातिन अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका का कोई भी कंट्री ले लें, साउथ एशिया का कोई कंट्री ले लें, तो आप उनका कंपैरिजन कर लें। आप दूर ना जाएं, आप पाकिस्तान के साथ एग्जाम्पलीफाई ले लें, ठीक है। अब जापान के पास जब वर्ल्ड वार टू के बाद जापान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब वर्ल्ड वार टू एंड होती है 1945 में, पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 में। जब वर्ल्ड वार टू के बाद जापान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट पाकिस्तान के पास आज़ाद होने के बाद कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर था। पाकिस्तान के पास बेस्ट इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, पाकिस्तान के पास कुछ और भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था एज़ कम्पेयर टू जापान। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के पास यंग लेबर थी, स्किलफुल नहीं थी बट यंग लेबर थी। उसके बाद अगर आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के पास नेचर रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास अपनी गैस है, पाकिस्तान के पास अगर ये रिसोर्सेज को बेहतर करें तो पाकिस्तान के पास कोयल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान की जो 1046 टेरिटरी की जो पाकिस्तान के पास ओशन की टेरिटरी है, पाकिस्तान के पास उसका बहुत बड़ा रिसोर्स है एनर्जी जनरेट करने का। पाकिस्तान के अंदर मानसून का सीज़न आता है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादती हो जाती है, डैम्स फुल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के पास हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास प्रोजेक्ट करने का इलास्टिसिटी है, स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम जापान के पास जाएं तो जापान अपनी एनर्जी जो इंडस्ट्री है उसकी कंप्लीट एनर्जी इंपोर्ट करता है, जापान के पास एनर्जी के रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद अगर आप ले लें तो जापान के पास, या आप ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं जिनके अंदर आपका मलाइशिया, इंडोनेशिया आ जाता है, अब इन कंट्रीज़ का जो सिनेरियो है, जियोग्राफिकल सिनेरियो, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप देखें तो जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ के बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, समुद्री तूफ़ान, वो सारे के सारे इन्हीं जोन्स के अंदर आते हैं। फिर इंडोनेशिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज़ पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लेकिन इंडोनेशिया जो साउथ एशिया के या साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज से डेवलप्ड है। तो आप यहाँ पे, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट को, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जियोग्राफी, आपकी स्किलफुल लेबर, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं अटैच ज़रूर होते हैं, बट मेजर पार्ट आप इनको नहीं दे सकते। अब यहीं पे अगर मैं वेनेजुएला की एग्जांपल ले लूँ, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील की एग्जांपल ले लें, आप अर्जेंटीना की एग्जांपल ले लें, अर्जेंटीना की और यूएसए की जियोग्राफी, उनका क्लाइमेट सिचुएशन सब कुछ सेम है, बट फिर भी देख लें मैक्सिको के, देख लें मैक्सिको एंड यूएसए जो है उनको बॉर्डर के साथ अलग अलग है, एक बॉर्डर है, ठीक है, एक जो बॉर्डर लाइन है, जो मैक्सिको वाल बनाई गई ट्रम्प पीरियड के अंदर, तो आप देखें सेम है, बट आप देखें कि मैक्सिको एंड यूएसए की डेवलपमेंट के अंदर बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको इंस्टीट्यूशंस का नज़र आता है
कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की सब कॉन्टिनेंट के अंदर बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी और स्ट्रॉन्ग थी, तो उसकी सबसे मेजर रीज़न ये थी कि ब्यूरोक्रेसी ऑटोनमस थी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, और यही जो ब्यूरोक्रेसी लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1947 के अंदर आई। तो आप देखें कि उसके बाद फर्स्ट 40 इयर्स पाकिस्तान का पीरियड ही बहुत अच्छा है, जीडीपी बहुत अच्छी रही है। बट जैसे जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज किया गया, वैसे वैसे हमारी जो कंट्री की ग्रोथ पीरियड है वो क्या होती गई, कम होती गई। तो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन क्या है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन को। इंस्टीट्यूशंस आर अ पैटर्न ऑफ कलेक्टिव एक्शन, क्रिएटिव ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, न्यू कमर्स आर टॉट हाउ थिंग्स आर ऑलवेज हैज़ बीन डन हियर। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको रेगुलराइज करते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आया है तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको बताएंगे कि आप कहाँ कितना किस तरह इन्वेस्ट करें, कैसे बेनिफिट आपको मिल सकता है। वो उनको कंप्लीट एंड डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं इंस्टीट्यूशंस, और उनको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देते हैं जिस पे उनको डिसीजन करना जो है वो इजी हो जाता है। अब इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करती है? इंस्टीट्यूशनलिज्म डोमिनेट द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली तौर पर जो स्टेट के मैटर्स होते हैं उसको ओवरकम करते हैं और उसको रेगुलराइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर फोकस किन चीज़ों का ऊपर होता है? इसके अंदर फोकस होता है, वन इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेकंड इज़ प्रोसीजर्स, थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स इज़ इलेक्टोरल सिस्टम, सेवंथ इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 7 चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर पाई जाती हैं, और इंस्टीट्यूशन ये 7 चीज़ें समझें इंस्टीट्यूशन बनाती हैं। फर्स्ट अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज। और इन सब के अंदर अगर सेंट्रल पार्ट है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विच आर द सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अगर पाकिस्तान के किसी भी स्टेट के अगर हम 3 मेन इंस्टीट्यूशंस को लें तो वन इज़ ब्यूरोक्रेसी जिसे हम सिविल सर्विस कहते हैं, सेकंड इज लेजिस्लेचर्स हैं, और फोर्थ इज़ हमारे जुडिशरी है। जुडिशरी एक साइड पे हो जाती है, बाकी दोनों ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस एंड लेजिस्लेचर जो हैं ये कनेक्टेड हो जाते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल एंड लॉ बनाते हैं, और जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको अप्लाई करती है। अगर ब्यूरोक्रेसी उसको अप्लाई नहीं कर सकती तो फिर वो केस जुडिशरी के पास जाता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, अब इनके अंदर क्योंकि लेजिस्लेचर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स बैठे होते हैं, और जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, एग्जेक्टिव्स के ऊपर जो बैठे होते हैं, लाइक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है हैव द सेंट्रल रोल एंड सेंट्रल आइडिया इन इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब यहाँ पे 1940s तक इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट रहा है। उसके बाद एनआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कब से स्टार्ट हुआ? ये 1940 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया ने देखा आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इससे अब ये क्या करता है, इट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म फोकस ऑन रूल्स, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन, बट चीज़ें वही हैं, बट इट अडॉप्ट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को न्यू नॉर्म्स, कल्चर्स को अडॉप्ट करना पड़ा, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनलिज्म में चेंज आया। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस आए क्यों हैं? तो इंस्टीट्यूशंस का सबसे मेन काम गवर्नेंस का है।
गवर्नेंस के अंदर वो क्या करते हैं, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर देखते हैं। और ये हमेशा समझ लें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है जितना ज़्यादा वो रिजिड होगा, उसके गवर्नेंस करने के और उसके बेहतर इम्प्रूव होने के चांसेस उतने कम होते हैं। और वो गवर्नेंस सिस्टम जो जितना इलास्टिक होता है, जो चेंज को जितनी जल्दी अडॉप्ट करता है, वो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे सबसे बेटर डिफरेंस आ जाता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत जल्दी चेंज अडॉप्ट करते हैं, और यूएसए का क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए उनको चेंज अडॉप्ट करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर उसके बाद हम लिबर्टी एंड सोशलिज़म के अंदर बात करें, तो ये एक सोशलिज़म है, इसको सोशल अनार्किज़म भी कहते हैं। सोशल अनार्किज़म का मतलब क्या है कि इसके अंदर सोसाइटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जितनी भी प्रोडक्ट होती है वो सोसाइटी की होती है। मतलब जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे वो सोसाइटी ओरिएंटेड होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सोसाइटी ओरिएंटेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी से इंटीग्रेट करेंगी और सोसाइटी से रिलेट करेंगी, इसे इसलिए इसको सोशल अनार्किज्म कहते हैं। ये क्या करती है, इट एम्फसाइज वर्कर्स। अब ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिज्म। अच्छा, ये क्या करती है, वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि हर किसी को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, हर किसी को अलग गवर्नेंस का मैकेनिज़्म दिया जाए, और जो है वो हर कोई अपनी स्फेयर के अंदर इंडिपेंडेंटली डिसीजन कर सके। जैसे पाकिस्तान का 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो पाकिस्तान का अगर सिस्टम देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि प्रोविंसेस को ऑटोनमस कर दिया गया, और जो फेडरल टेरिटरी है उसको खुद ऑटोनमस कर दिया गया। अब उससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर तीन तरह के लिस्टें थी। एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, एक कनकरेंट लिस्ट थी। कनकरेंट लिस्ट के अंदर वो था कि जो सब्जेक्ट एट द सेम टाइम फेडरल एंड प्रोविंसेस दोनों के पास होते थे। बट 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने कनकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया। अब सब्जेक्ट क्लियरली डिफाइंड हैं। जो सब्जेक्ट्स जो हैं लाइक डिफेंस, लाइक रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें, लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री, 12 सब्जेक्ट्स टोटल हैं। ये सारे फेडरल के पास हैं, और प्रोविंसेस के पास क्लियर सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर फेडरल इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सेम एज़ क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, और वो ऑटोनमसली जो है वो हर अपनी स्फेयर के अंदर हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन खुद कर सकें। अब ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये भी न्यू लिबरलिज्म के साथ अटैच होती है, और रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी सोशलिज्म है ये रेशनल चॉइस थ्योरी के साथ अटैच होती है, क्योंकि रेशनल चॉइस थ्योरी के अंदर भी हर इंडिविजुअल के डिसीजंस को अहमियत दी जाती थी, और हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी फ्रीडम के ऊपर वर्क कर सकता था, वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता था। तो सेम जो सोशलिज्म है ये क्या करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। रोल ऑफ स्टेट इसके अंदर, अब रोल जिस तरह मैंने आपको कहा न्यू लिबरलिज्म से भी अटैच होता है कि इसके अंदर रोल ऑफ स्टेट इज़ मिनिमम, देयर फोर इज़ नो प्लेस फॉर अथॉरिटेरियनिज्म इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद लिबर्टी एंड सोशलिज्म क्या करती है, लिबर्टी और सोशलिज्म जो इंस्टीट्यूशनल की अथॉरिटेरियनिज्म है उसको क्रिटिसाइज़ करती है, और कहती है कि लिबर्टी एंड सोशलिज्म रिजेक्ट करती है जितने भी स्टेट की अनार्किज्म है। मतलब स्टेट ने जो अथॉरिटेरियन अपना रखा हुआ है, स्टेट के अंदर जो लोग हैं जिनने अपना अथॉरिटेरियन सेटबैक रखा हुआ है, तो उन सब को क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। और वो सोशलिज्म ऑफ लार्ज स्केल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज वुड डिसेंट्रलाइज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। जो सोशलिज्म है ये प्राइवेट, जो लार्ज प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज़ करती है इस कॉन्सेप्ट को, और कहती है सोशलिज्म में सोशलिस्ट जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों के पास जिन जिन स्टेट में प्राइवेट प्रॉपर्टी, लार्ज प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, वो कंट्रीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल, वो जो लोग हैं जिनके पास पावर है
वो स्टेट को रन करते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ये सोशलिज्म बेसिकली कैपिटलिज्म के अपोजिशन में आता है। इट अपोज रिजिड एंड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स। उसके बाद लिबर्टियन सोशलिज्म क्या है कि इट ऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू वॉलंटरी एसोसिएशन दैट चूजेस डायरेक्ट डेमोक्रेसी और कंसेंसस फॉर देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के फिर रिपीट बात वही है, सोशलिज्म के अंदर सोसाइटी लिबरलाइज होती है, उनको फ्रीडम और इक्वालिटी दी जाती है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस कर सकते हैं सोसाइटी के हिसाब से। और उसके बाद ये डेमोक्रेट होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी दी जाती है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट यस नो करके अपना जो लीडर है उसको चूज करते हैं। लिबर्टियन सोशलिस्ट क्या करते हैं, डोगमेटिक अप्रोचेस टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर डूम टू फेलियर, कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो वो स्टेट के लिए फेलियर हो जाएगी। दे रिजेक्ट मार्क्स नोशन ऑफ लीनियर एंड इनइविटेबल हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जो उन्होंने पहले दी, उन्होंने क्लासेस बताई डिफरेंट, कि पहले प्रीमिटिव कम्युनिज्म, हमने मार्क्सिज्म के अंदर 5 क्लासेस पढ़ी थी। प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, प्रीमिटिव कम्युनिज्म के बाद लैंड ऑनर्स आ गया, उसके लैंड ऑनर्स के बाद फिर लैंड एरिस्टोक्रेसी आई, उसके बाद बोर्जवा आई, उसके बाद प्रोलेटारिएट क्लास आई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बताते हैं लिबर्टियन सोशलिज्म के अंदर। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 7 थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस की। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने 3 थ्योरीज डिस्कस की, कम्युनिटेरियनिज्म को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने मार्क्सिज्म को डिस्कस किया, और उसके बाद थर्ड हमने न्यू लिबरलिज्म को डिस्कस किया। वो उसका आपको मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज हमने गवर्नेंस की 4 थ्योरीज को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने रेशनल चॉइस थ्योरी को डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशनलिज्म को डिस्कस किया, सोशल लिबर्टेरियनिज्म को डिस्कस किया, और रेगुलेशन थ्योरीज को डिस्कस किया। इनके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।